अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। मुल्क की सियासत का महवर आज और कल का दिन लगता यही कि कराची रहेगा, क्योंकि कराची में एक बड़ी बैठक आज हुई है। पीडीएम की सरबराही इजलास हुआ है और कल एक बड़ा पावर शो करेगी पीडीएम। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो जलसा होगा कराची में, ये एक बड़ा जलसा होगा। JUIF की एक तारीख़ रही है जलसों की। JUIF बड़े जलसे करती है और नून लीग भी, बहुत से ऐसे इलाके हैं कराची के जहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है, तो वहाँ से भी नून लीग के लोग भी इसमें शामिल होंगे और दीगर जमातें इसमें शामिल हैं। तो ये एक बड़ा पावर शो होगा। अददी एतबार से, बसरी एतबार से, देखने के हवाले से ये एक बड़ा पावर शो होगा। लेकिन इसका असल में इम्पैक्ट, इसके बारे में मेरी पहले भी ये राय है कि जो जलसे पीडीएम के हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट हुकूमत को घर भेजने के हवाले से तकरीबन ना होने के बराबर है। बहरहाल ये दोबारा सिलसिला शुरू हो रहा है। पहला जलसा यहाँ पर होगा पीडीएम का, ये नई सीरीज़ का, और फिर इसके बाद मुल्क के दूसरे इलाकों में ये जलसे होंगे। तो इनका क्या असर पड़ेगा हुकूमत के ऊपर? मेरी राय तो यही है कि कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन ऑपोजिशन के पास अभी भी ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अगर भरपूर तरीके से आवाम को कन्विंस करने के साथ साथ अवामी दबाव बढ़ाने की तरफ जाए, तो उसके पास जो टूल है वो यही है कि अवाम मुतमईन नहीं है। हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी बयान कर दी। ऑपोजिशन ये जलसों की सीरीज़ शुरू करने जा रही है और इसके दौरान जो की प्लेयर है अवाम, उसकी क्या सूरत हाल है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि अवाम क्या समझते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है और इससे ऑपोजिशन क्या फ़ायदा उठा सकती है। ज़रा सुनिएगा। जब से ये हुकूमत आई है इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दवाइयाँ ये देखो मैं लेके आया हूँ, वो महंगी हो गई, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ महंगी। बिजली के बिल देखो, सब झूठो झूठ, किसी को कोई टके का फायदा नहीं। टाइम सही लंघदा पिया जी, शुक्र है रब दा। की हुकूमत के खिलाफ ही गल करके की करांगे? की करेगी हुकूमत? सानू की रियायती करेगी? साडे नाल कुछ नहीं कर सकती। देखें जी, एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। कहते थे अमीर गरीब नहीं रहेंगे, वाकई गरीब नहीं रह रहे। अभी तक तो 1 टके का फायदा नहीं है इस गवर्नमेंट से। महंगाई 30 सालों में नहीं हुई, इतनी 3 सालों में हो गई है। ये कारकर्दगी है हमारी नए पाकिस्तान वाले हुकूमतों। इलेक्शनों में जो इन्होंने वादे किए तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। कोई वादा नहीं हमारी तरफ से निभाया और गरीब बंदा तो समझ लें कि रोटी के लिए तरस रहा है। सबसे पहले इसने वादा किया था मैं कशकोल नहीं पकड़ूंगा। महंगाई जो है ना वो काबू नहीं से पाई और हम जो है ना, इसकी गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल ये निकम्मी तरीन गवर्नमेंट है। 3 साल की कारकर्दगी उनके लिए जो इनके अपने हैं, जिनकी मिले हैं, कि अपने ही बंदे हैं, अपने मिनिस्टर सबकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, बस ये उनके लिए 3 साल की कारकर्दगी है। गरीब बंदे के लिए तो कोई कारकर्दगी नहीं है जी। हर चीज़ महंगाई है, इतने महंगाई हमने पाकिस्तान में देखे नहीं। इससे वो चोर अच्छा था ना, नवाज शरीफ चोर था, लोग बोलते चोर है ना, वो अच्छा था। खान साहब की 3 साल कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं है, इसलिए वो चोर हुकूमत अच्छा था। जब लोग बोलते जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, उस टाइम चीनी वगैरह, घी वगैरह, दवाई वगैरह इतने महंगे नहीं थे। नहीं जी, मैं तो इमरान खान की इस हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इमरान खान ने हमें सिर्फ महंगाई 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 और महंगाई दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। आवाम बहुत परेशान है, महंगाई ने बहुत बुरा असर कर दिया है और हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। आमदन ख़त्म हो गई है, लोग ज़ेरबार हो गए हैं, कर्जदार हो गए हैं। बस खुदा के लिए हम बस जान छोड़ दें हमारी। हम तो खुश थे आने पे, इमरान खान के आने पे, कि एक तब्दीली आई है। लेकिन क्या कह सकते हैं, अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा ग्राफ नीचे आ रहा है। अरे महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। मैं 3 साल की कारकर्दगी बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। 3 साल नाकाम हो गए, हम लोग गरीब जो है ना परेशान हुए, कोई चीज़ नहीं मिला हुआ है। जो इन लोगों ने वादे किया हुआ कि हम लोग वो प्लाट दे देगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सारे झूठ था, सारे दिखावा था इसमें। कुछ भी नहीं है जी। रोड पे बैठे हुए फटवेरी पे, काम काज है ही नहीं है, बच्चों को भूख पे मर रहे। इसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। पहले जो गुजरी है उसमें बहुत फ़ायदे था, गरीब का कुछ न कुछ मिल जाता है, अभी कुछ भी नहीं मिलता है। एक आम आदमी का तो जीना दुबर हो गया मेरे भाई। 3 साल में तो सर हमने कुछ देखा ही नहीं। अगर कुछ कारकर्दगी होती तो इधर आवाम को रिलीफ तो मिलता। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है ना, गरीब आदमी को तो तबाह बर्बाद कर दिया है सर। हम बोलते हैं अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ दे। 2 साल दो साल मैं बोलता हूँ हमारे लिए 10 साल हैं इसके। ये 2 साल, ये 3 साल भी जो गुजरे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए अजाब था। इमरान खान से तो जरदारी अच्छा था, भला कुछ खाता था, कुछ खिलाता था। ये तो खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपने महसूस किया होगा कि कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे रहा हो। मैंने अपनी टीम से पूछा कि जब आपने ये एडिट किया है तो कोई एक आध शॉट तो ऐसा होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने खुद चेक किया
वाकई ऐसा नहीं था। और अगर किसी को एतराज़ हो इसके ऊपर तो मैं उसे रॉ फुटेज भेज दूंगा कि जितने लोगों से बात की गई महंगाई के हवाले से उनका यही जवाब आया है। लेकिन इतना सख्त सेंटिमेंट होने के बावजूद भी अपोजिशन को कामयाबी क्यों नहीं है? शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है, जिसका मैं पहले भी जिक्र करता रहा हूँ, कि अपोजिशन में मौजूद जमातों की अपनी कारकर्दगी क्या रही है। क्या पहले दूध और शहद की नहरें बहती रही हैं? अब कल कराची में एक वाक़या हुआ, कराची की एक फैक्ट्री में आग लगी, 17 मजदूर उसमें जलकर खाकसर हो गए। ये उसी नौइयत का वाक़या था जैसा 2011 में बल्दिया टाउन में एक हादसा पेश आया था। उसको आप बाद में साबित हुआ कि आग लगाई गई थी। इसको नज़रअंदाज भी अगर कर दिया जाए कि आग लगाई गई थी या आग लग गई थी, आग लगने के बाद क्या हुआ था, क्या फाइंडिंग्स हमारे सामने आई थी? हमें ये पता चला था कि जी उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन मुनासिब नहीं थी, वहाँ पर आग बुझाने का इंतज़ाम ठीक नहीं था, वहाँ पर रेस्क्यू के लिए मुनासिब चीज़ें मौजूद नहीं थी, किसी इदारे ने अपना काम नहीं किया था। और जब मैंने वहाँ पर सवाल किया था उस वक्त के वज़ीर सनत रऊफ़ सिद्दीकी से, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ कुछ भी ठीक नहीं था। तो मैंने उनसे कहा था आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और फिर उसके कुछ घंटे के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया भी था। कल फिर ये वाक़या पेश आया, ना कोई इस्तीफ़ा है, ना कोई किसी से पूछगछ है, बस अफसोस है। और फिर वही बातें दोहराई जा रही हैं जो 2011 के साले के बाद दोहराई गई थी कि दोबारा से इन फैक्ट्रीज़ का ऑडिट किया जाएगा, इनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, चीज़ों को ठीक किया जाएगा। तो भाई 10 साल तक क्या करते रहे? जब आवाम के सामने ये कारकर्दगी अपोजिशन की हो तो फिर हुकूमत की बुरी कारकर्दगी होने के बावजूद भी आवाम क्यों उनके खिलाफ निकलेंगे और किसी तहरीक का भरपूर तरीके से हिस्सा क्यों बनेंगे? मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ, अली नवाज़ अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून से। और कादिर मंदूखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन कल के वाक़े पर मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछना चाहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। मुर्तज़ा वहाब साहब, कल का जो वाक़या पेश आया, मुझे पता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं ज़्यादा आपका वक्त भी नहीं लूँगा। कल का जो वाक़या पेश आया, 11 साल पहले इसी नौइयत का एक वाक़या पेश आया था। आग लगने के बाद कुछ फाइंडिंग्स आई थी, सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि इस तरह की तमाम फैक्ट्रियों को हम नहीं चलने देंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे। 11 साल के बाद मैं आपके मुंह से भी सुन रहा हूँ, दीगर लोगों से भी सुन रहा हूँ कि आप दोबारा से उसी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, वही तमाम ऐलानात कर रहे हैं कि जी हम इसको ठीक करेंगे। तो 11 साल तक आपकी रेगुलेशन नहीं हुई, चाहे वो SBCA हो, चाहे वो साइट लिमिटेड हो, चाहे वो काटी हो, चाहे वो आपका लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे आपकी वजारत सनत व तिजारत हो। सर किसी से तो पूछगछ हो, कोई तो जवाबदेह हो इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अगर चीज़ें ठीक हो गई होती तो शायद कल का वाक़या रूनुमा नहीं हुआ होता। और इसमें जहां सरकारी इदारे मुलव्विस हैं, उसी तरीके से मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर की भी उतनी जिम्मेदारी है, बिकॉज एक इंसानियत का मामला है। और अगर सबने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया होता तो शायद कल का वाक़या हम अवॉइड कर पाते। मैं कल के वाक़ये को तो तब्दील नहीं कर सकता मसूद साहब, लेकिन अफसोस जाहिर करने के साथ साथ मैं इस बात की कमिटमेंट दे सकता हूँ कि हाँ, मुस्तकबिल में ऐसी सफ़बंदी की जाएगी, ऐसा काम किया जाएगा कि इस तरह के वाक़यात को हम रूनुमा नहीं होने देंगे, उनको अवॉइड करने के लिए काम कर पाएंगे। कल मैंने खुद उस फैक्ट्री का विजिट किया, KMC का अमला वहाँ पर मौजूद था और बहुत सारे लैप्सेस मैंने खुद देखे, मैंने नोटिस किया। उसके बाद आज दिन में मैंने एक मीटिंग कॉल की थी जिसके अंदर तमाम लोग, KDA जो कि लैंड ओनिंग एजेंसी है उस एरिया की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लेबर डिपार्टमेंट, KMC का अमला और जो ज़िले इंतजामिया, सबको बुलाया गया था ताकि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा सके ताकि मुस्तकबिल में हम इस तरह के वाक़यात को अवॉइड कर सकें। हमने एक फैसला किया KMC की जानिब से कि KMC इस मामले को लीड करेगी और लीड करते हुए इंशाल्लाह मंडे को एक काउंसिल रेजोल्यूशन हम पास करेंगे। मेरा सवाल ये है आपसे, आपको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मगर आप तर्जुमानी सिंध हुकूमत की बहुत पहले से करें। मेरा सवाल आपसे ये कि 11 साल पहले भी यही फैसले हुए थे, यही KMC को लीड करना था। आपने डिप्टी कमिश्नर्स की और कमिश्नर्स की, असिस्टेंट कमिश्नर्स की ड्यूटीज़ लगाई थी, लेबर डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ लगाई थी। 11 साल में भी यही आपकी हुकूमत थी, यही लोग थे, आप ही की इंतजामिया थी, आप ही का सोच थी, आप ही का विजन था। 11 साल बाद फिर आप दोबारा ये बात कह रहे हैं। मसूद, मैं जो हुई हुई चीज़ें उनको तब्दील तो कर नहीं सकता, इसीलिए मैंने शुरू में आपको कह दिया कि गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, लेकिन मैं मुस्तकबिल के लिए सफ़बंदी करूंगा ना। मैं तो चाहूंगा काश मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम होता कि मैं कल का वाक़या रूनुमा नहीं होने देता, मैं उसको अंडू कर देता। जो 17 जाने गई हैं वो नहीं गई होती, वो अल्लाह ताला को प्यारे नहीं हुए होते,
मुझे उतना ही दर्द है, उतनी तकलीफ है उन 17 खानदानों के लिए जितनी उन खानदान के अफराद को है। लेकिन मैं आपको ये कमिटमेंट देता हूँ कि मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर करूँगा, और अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये ओहदा दिया है, इस ओहदे पर बिठाया है, तो इंशाल्लाह मैं सर्व करने की भरपूर तरीके से कोशिश करूंगा। और इसके अंदर मैंने पहली चीज़ ये की कि पहले जो सरकारी इदारे हैं उनसे बात की, दूसरी चीज़ मैंने जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बुलाया आज, उनके साथ बैठकर बात की और मैंने कहा कि इनका फायर सेफ्टी को ऑडिट किया जाएगा, हमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए, आपकी मदद चाहिए। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे फिर हम सख्त फैसले करेंगे। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जब हुकूमत सख्त फैसले करती है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बट मुझे पता है बहैसियत सहाफ़ी एक आप ऐसे आदमी हैं जो दिल रखते हैं, जो दर्द रखते हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, आप जैसे लोगों की मदद चाहिए होगी कि जब इंशाअल्लाह हुकूमत सख्ती करने जाएगी तो आप हमारा साथ देंगे, आप कानून की इम्प्लीमेंटेशन कराएं। हक बात के, सच बात के साथ हर आदमी आपके साथ खड़ा होगा, हम भी खड़े होंगे, और आपने भी चार्ज संभाला है। आपसे बड़ी उम्मीदें, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आप काम करते हैं, बड़ी उम्मीदें, अल्लाह करे कि जो आप कह रहे हैं वैसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब। सिंध हुकूमत की 13 साल कारकर्दगी 14वां साल है, और मैंने जो इब्तिदा में बात की कि अपोजिशन की तहरीक के साथ साथ हुकूमत की अपोजिशन की तहरीक के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि अपोजिशन की अपनी खुद परफॉर्मेंस क्या रही है। तो अली नवाज अवान साहब, आपको क्या लगता है कि कल फिर एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है? फिर हुकूमत को कहा जाएगा कि जी आप घर चले जाएं, इस्तीफ़ा दे दें, छोड़ दें, वरना अवामी दबाव हम बढ़ाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो मैं बात कह रहा हूँ कि अपोजिशन की अपनी कारकर्दगी पहले क्या रही है और अभी क्या कारकर्दगी है, इसको देखकर यकीनी तौर पर आपको कोई ज़्यादा तशवीश नहीं होगी इस तमाम सूरत हाल में। हुकूमत को अपोजिशन को एहतजाज करना है तो करती रहे। अच्छा मसूद भाई, पहले सबसे पहले तो जो कल 20 डेथ्स हुई हैं, मैं तो जो बंदा आग से या दम घुटने से हलाक होता है उसे शहीद का दर्जा दिया गया, तो जो कल 20 लोग शहीद हुए हैं कराची के अंदर, सबसे पहले तो मेरा उन फैमिलीज़ के साथ मैं उन ताज़ियत करता हूँ। और सेकेंडली देखें, ये एक गलती एक दफ़ा होती है मसूद, गलती 2 दफ़ा नहीं होती है। आपको याद होगा पिछली दफ़ा कराची में जो ज़्यादा बारिशें हुई थी और क्या कहा गया था, और कराची में किस तरह करंट लगने से लोग मरे थे और किस तरह पानी के फ़्लो से मरे थे और कितना नुकसान हुआ था। तो गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया था, वो जो मेन आपका जो आर्टरीज या जो आप जिसको कहते हैं बड़े मेन जो नाले थे उनको बड़ा किया जाएगा, उसके ऊपर एक फ़ैसला हुआ था कि हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट इतना स्पेंड करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतना स्पेंड करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम हुआ, 3 नाले एक्सटेंड हुए, फ़ौज को शामिल किया गया, और इस दफ़ा बारिशों में अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें भी कम हुई बट नुकसान कोई नहीं हुआ। तो अगर बारिशें हुई नहीं, आपने बात की और 13 साल की बात करें, टोटल अभी तो बहुत कम हुई, मैं यही कह रहा हूँ। तो जो पिछली दफ़ा जो आप इनको सिर्फ 13 साल ना कहें, आप देख लें ना 1970 से लेके अभी तक ले लें और कितनी टर्म्स पीपल्स पार्टी गुजार चुकी है। अर्बन सेंटर्स पे इनका ध्यान नहीं है। अभी तो सिर्फ आप बल्दिया की बात करें, अभी आपने K4 की बात नहीं की, आपने ग्रीन लाइन की बात नहीं की, आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो इनके अंदर है उसकी जो रेगुलेशंस हैं जो इन्होंने चेंज की थी जो पिछली दफ़ा अर्बन सेंटर्स के लिए, उसकी आपने बात नहीं की। जो कचरे के इशूज़ हैं आपने उनकी बात नहीं की। और जो लॉलेसनेस है कराची में, देखें ना कितना अरसा हो गया कराची रेंजेस के हवाले है, ऐसा देयर इज नो पुलिस सिस्टम इन कराची। कराची पर हम तो किसी तो प्रोग्राम में अल्लाह है बस चलाए। मैं मुर्तज़ा की इस बात से मुर्तज़ा की इस बात से एग्रीड हूँ कि वो उसने एक अच्छी बात की एंड के अंदर कि मैं अभी नया आया हूँ और मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ कि आइंदा नहीं होगा। चले हम उस पर यकीन करते हैं, नया बंदा एनर्जेटिक आदमी है, अल्लाह करे कि ये परफॉर्म करें, क्योंकि जानों पे कोई सियासत नहीं होती। सेकेंडली आपने पीडीएम की बात की, तो पीडीएम तो पहले भी कोई इशू नहीं था जो अब हमारे लिए कोई इशू होगा। मैं इसी पे सवाल करना चाह रहा था आपसे, मैं सवाल करना चाह रहा था अली भाई कि चले पीडीएम आपके लिए कोई इशू नहीं है अभी तक, अभी करना और सवाल करना है मसूद, आपको कोई ज्यादा मसला नहीं है कि वो कितने बड़े जलसे करते हैं, रैलियां निकालते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर ये जो आपने अवामी राय सुनी है, ये आपको आने वाले इलेक्शन में आपके लिए चैलेंजिंग है या नहीं है? सर, आपकी दुनिया ने हबीब अकरम साहब ने एक सर्वे किया और अपने प्रोग्राम में नशर भी किया कि तहरीके इंसाफ जो लाहौर में गढ़ है नून लीग का, उसके अंदर 7% वोट तहरीके इंसाफ का बढ़ा है और 16% नून लीग का वोट गिरा है। ठीक है, उन्होंने सर्वे किया और देखिए पीडीएम के अंदर अपना क्राइसिस है, लीडरशिप क्राइसिस है। देयर इज नो लीडरशिप इन पीडीएम। और पीडीएम किस चीज़ के ऊपर खड़ी? देखिए करैक्टर पे खड़ी होती है, नज़रिए पे खड़ी होती है। जमातें जब आगे की तरफ बढ़ती हैं, हमने 22 साल 24 साल स्ट्रगल की है,
हम नज़रिया लेके आए थे, हमने कहा था हम आएंगे, हम खुददारी पे फैसले करेंगे, हम आएंगे, हम इंसानियत पे फैसले करेंगे, हम आएंगे, हम इंसाफ का निज़ाम लेके आएंगे। आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी क्या कहती है? आपने जो सुनाया इंट्रो, उस इंट्रो के अंदर बंदा क्या कहता है? वो कहता है कि चलो जरदारी अच्छा था, खाता था तो खिलाता भी था। अगर आप लाहौर में आते तो वो कहता कि हाँ जी ये खाते हैं तो लगाते भी हैं। तो ये तो इनका मंशूर का ये हिस्सा था। हम ये कह रहे हैं मसाइल हैं, अब महंगाई सबसे बड़ा इशू है, पर क्या महंगाई के अलावा इश्यूज रिजॉल्व हुए कि नहीं है जो पाकिस्तान के थे? क्या पाकिस्तान के इस डिकेड का सबसे बड़ा मसला कोविड, कल 5 करोड़ डोजेस लगा दी गई हैं पाकिस्तान में और फेडरल गवर्नमेंट ने सारा इसको फंड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। जो हमारा 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, पूरी दुनिया हमें अप्रिशिएट कर रही है उसकी एवैक्यूएशन पे और हमारे उस रोल के अंदर। क्या पूरी दुनिया हमें अप्रिशिएट कर रही है जो हमने एहसास का मॉडल लेके आए हैं? 10 करोड़ लोगों तक वो पहुंचा है, हर 3 में से 1 घर को पहुंचा है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि सबसे तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का स्टिमुलस पैकेज आया हुआ है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी आपके सामने है। हमने वादा किया था इकोनॉमिक टर्न अराउंड करेंगे, हमने इकोनॉमिक टर्न अराउंड करके दिखाया। 4.5% पे ग्रोथ ले गए अपने 3 साल। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 19 अरब डॉलर के ऊपर खड़ा था, हम इसे 1 अरब डॉलर के लगभग 1 अरब डॉलर के करीब ले आए हैं। ट्रेड डेफिसिट हमने खत्म कर दिया हुआ है। ठीक, बिल्कुल आपकी बात पहुंच गई। आप ये तमाम डेटा बता चुके हैं अली साहब। सुने मसूद, सुने आपने 40 मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूं ये बात कि प्रोग्राम देखें। अभी आप नून लीग से पूछे ना, अभी आप नून लीग से पूछें, वो कहेंगे कि जी हमने मुल्क से अंधेरे दूर कर दिए, बिजली के मंसूबे लगा दिए, हमने हाईवेज बना दी, हमने मेट्रोज दे दी, हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना दिया, हमने ग्रोथ जो है 5.8 तक पहुंचा दी। वो आप पीपल्स पार्टी से पूछे, वो कहेंगे जी हमने सवात में ऑपरेशन कर दिया, हमने दहशतगर्दी का कलाकामा कर दिया। हमने ये बताने के लिए सबके पास होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन असल में अवाम कितने मुतमईन है? तो फिर आप मसूद, फिर आप बता दें क्या बात करूं मैं? सर अवाम मुतमईन है, अवाम मुतमईन नजर आ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूं ना, मैं आपको इशू बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगे तो आपको मैं खुद बताऊंगा कहां कहां हमने लैग किया है। मैं अभी तो आपको ये बता रहा हूं कि आपके 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि नया 1100 अरब रुपया सेक्टर के अंदर गया है। स्पोर्ट प्राइस जो गंदम की हम 1800 पे लेके गए हैं। पहली दफा हमने इंटरवीन किया है कॉटन के अंदर, 5000 उसकी हमने स्पोर्ट प्राइस रखी है। हमने शुगर के अंदर जो गन्ने के काश्तकार को 100 रुपया मिलता था, अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 380 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, हम लैग करते हैं कि जो हमारी इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर जो डबल डिजिट के अंदर चली गई हुई है, बट क्या हम उसको ये कहें कि पाकिस्तान दुनिया से अलहदा बिहेव करे? क्या इस वक्त मुझे बताएं, जब पाकिस्तान में तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी, थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा कि $550 पर मैट्रिक टन पे पाम ऑयल था, आज $1200 पर मैट्रिक टन पे पाम ऑयल है। आज जब हमारी हुकूमत आई थी $40 से $45 पर बैरल पेट्रोल था, आज 65 से 75 के अंदर वो मूव कर रहा है। हमने कहा था हम सेल टैक्स कम लगाएंगे, पेट्रोल लेवी लग गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पेट्रोल लेवी इस पर कम लगी हुई है। हमने कहा था कि हम जो अपने सेल रिसीट्स हैं वो बढ़ाएंगे, हम 3900 अरब से लेके उसे 4700 अरब पे ले गए। मानना था कि ये तो करना ही आपने लगानी नहीं थी। आपको तो कहना, आप तो कहते थे कि जी नहीं, आप भी ये बात मसूद आप गलत कर रहे हैं। आप अभी चलाएं, असद उमर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर तकरीर की थी और उसने ये कहा था कि जो सेल टैक्स है, जो पेट्रोल लेवी है, 17% से नीचे रहनी चाहिए। उस वक्त तरीके जो पीएमएल की गवर्नमेंट थी वो 32 से 40% के अंदर ले रही थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया में सबसे सस्ता तरीन पेट्रोल बनंजा चल रहा था। पर ये बात है, इन्फ्लेशन है, लोगों के किचन डिस्टर्ब, बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। अब जो आपने बात सबसे अहम उठाई है ना, उस पर मैं जावेद लतीफ़ साहब को जरा उनसे कह रहा हूँ। जावेद लतीफ़ साहब, भाई बात यह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट का तो एक कैरेक्टर है, बकौल अली नवाज अवान साहब, उनका तो एक कैरेक्टर है। ऑपोजिशन का क्या कैरेक्टर है? क्यों लोग आपके साथ खड़े होंगे? क्यों इनको मुश्किल होगी? क्यों परेशानी होगी? वो कहते हैं जी कोई कैरेक्टर ही नहीं है ऑपोजिशन का। तो देखिए मसूद, अली नवाज अवान साहब जो हैं, ये एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, अच्छे ही अपनी जमात की वकालत कर रहे थे, मगर मेरा इनसे बड़ा अदब से सवाल होगा कि मुझे ये बता दें कि ये इन्होंने जो बताया कि दुनिया में कुकिंग ऑयल रेट बढ़े, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या जो इनका स्लोगन था एहतसाब, रिफॉर्म्स, करप्शन, इन तीनों के भी रेट्स दुनिया में बढ़े हैं? मुझे कोई ये बता दे कि आज, और ये भी सवाल आप मसूद ख़ुद कर लें
कि क्या पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं आप, कोई कह रहा हो कि एहतसाब साफ शफाफ हो रहा है। मुझे आप ये बता दें कि इन 3 सालों में गवर्नेंस 2018 में जो थी आज उसका क्या हाल है। मुझे आज कोई ये बता दे कि अभी इमरान खान साहब ने 3 साल कारकर्दगी जब कन्वेंशन सेंटर में अपनी बताई तो उसमें उन्होंने फरमाया कि जनाब हमने ये पहले तो कहा ही था मगर दोबारा दोहराया, जो दोहराई बातें 2-3 दिन पहले मैं वो सिर्फ कहने लगा हूँ। इन्होंने फरमाया कि 10 अरब डॉलर की सालाना पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती थी। ठीक है। उन्होंने फरमाया कि मनी लॉन्ड्रिंग होती थी और ये पैसा बाहर चला जाता था। अब क्योंकि फरिश्तों की हुकूमत आ गई, बड़े अदब से अली नवाज़ अवान साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये बता दें कि 3 सालों का 30 अरब डॉलर बनता है। जो आप कहते थे कि हम मुंह पे मारेंगे IMF के, तो आज भाईजान वो 30 अरब डॉलर का कौम को हिसाब दे दे। कौम आपसे नहीं सवाल करेगी कि हमारी वो 200 अरब डॉलर थे, वो मुंह पे जो मारने थे, वो 200 अरब डॉलर कैसे पहुंच गई। जैसा वो 200 अरब डॉलर थे, 200 अरब थे। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक बात उठाई है। ये 30,000 अरब है। अच्छा मसूद, एक सेकंड, ये जो मैं 200 अरब डॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं 30,000 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज मुझे कोई ये बता दे कि आप 70 सालों में 35 रुपए किलो पे आटा पहुंचा था और आज इन्होंने 3 सालों के अंदर 85 रुपए किलो आटा पहुंचा दिया। आज मुझे ये बताए कि ये तो दुनिया में महंगा नहीं हुआ। मुझे आज कोई ये भी बता दे कि पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन महंगी हुई है, जो अद्वियात महंगी हुई हैं, वो किस तरह 500% महंगी हो गई, जबकि 70 सालों में उनकी कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी, जो 3 सालों के अंदर इन्होंने 500% बढ़ा दी। और मुझे कोई ये तो बताए आज कि करप्शन ख़त्म करने में तो दुनिया ने इनकी मदद नहीं करनी थी। मुझे आज ये तो बता दें कि IMF ने इनकी मदद करनी थी, वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद करनी थी, या ट्रंप ने आके इनकी मदद करनी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो चीनी माफिया है, जो आटा माफिया है, जो पेट्रोल माफिया है, जो डॉलर माफिया है, उनको आप नकेल डालें। उन्होंने तो आके नहीं बताना था कि तरीन साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 10 गुना लेंगे या 1% पे गुजारा कर लेंगे। उन्होंने ये तो नहीं आगे करना था कि आपके परवेज़ खटक एक बगल में हैं, दूसरी बगल में जुल्फी बुखारी हैं और चौथी लाइन में खड़े हैं खुसरो बख्तियार साहब। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने तो नहीं बताना था, मसूद ने तो नहीं बताना था, ये तो इन्होंने खुद काम करना था। भाई कोई इनको रोकने वाला अगर इसमें इश्यूज हैं, अवाम आपको भी सुन रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इनको भुगतना पड़ेगा अगले इलेक्शन में। मगर वो कहते हैं कि यार क्या एहतसाब करें, जब एहतसाब के लिए हार डालें तो बड़े लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, हाथ में नहीं आते। सिस्टम माफियाज इतने मजबूत हैं, हुकूमत का उस पर शुरू में कंट्रोल नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई। तो वापस आता हूँ मैं आपके पास, और साथ में ये भी पूछूंगा आपसे कि ये जो कल जलसा होने जा रहा है, तो इसमें आपका बयानिया क्या होगा। दोबारा से आप लोग एक सीरीज़ जलसों की शुरू करने जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब वाली टोन होगी, शहबाज शरीफ वाली टोन होगी, क्या होने जा रहा है। और एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद कादिर मंदू-खेल साहब को भी प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। कादिर मंदू-खेल साहब, आप फरमाइएगा कि बिलावल साहब निकले हुए अंदरूनी सिंध जगह जगह खिताब कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। हमने बात की शुरू में ये आपकी कारकर्दगी कि मुर्तज़ा वहाब साहब तो अपनी सीट पर नए आए हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं आके देखूंगा, मगर उन्होंने एतराफ़ किया कि चीज़ें ठीक नहीं हुई। आप लोग जब एतराज़ करते हैं ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, तो जायज़ एतराज़ भी आपका अच्छा नहीं लगता कि यार आपकी अपनी परफॉर्मेंस तो ये है, आप कैसे एतराज़ कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और अवाम फील करते हैं इसको। मसूद रजा साहब, पहले तो मैं अली नवाज अवान साहब की खिदमत में अर्ज करूं कि 2007 का जो हादसा हुआ था बल्दिया फैक्ट्री के नाम से 11, जिसमें से 264 लोगों को जिंदा जलाया गया, वो हादसा नहीं था, वो दहशतगर्दी थी। और उसका दहशतगर्द सरगना अमाद सिद्दीकी आज भी दुबई में बैठा हुआ है। कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन प्रोटेक्शन दे रहे है, कौन जमानतें करा रहा है, ये पूरा कराची को पता है। और वो मेरी कंस्टिट्यूंसी NA 249 में आता है और उनकी लवाकिन कादिर भाई, आपने शायद सुना नहीं, मैंने शुरू में कहा था कि आग लगी या लगाई गई,
इसके बरखिलाफ जब आग लग चुकी, जैसे भी लगी, लगा दी गई या लग गई, क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? लोगों को रास्ता नहीं मिला था निकलने का, वहाँ इंतजामात नहीं थे, आपके तमाम जो कवानीन थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई थी और आपने ही फैसला किया था कि इसको ठीक करना है अब, और 11 साल में भी आप इसे ठीक नहीं कर पाए। सवाल तो ये है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना तस्दीक कर रहा हूँ कि जो कल का वाक़या अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो हादसा था, और वो जो 2007 का था वो हादसा नहीं था, वो दहशतगर्दी थी, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। नंबर एक बात, और मुर्जावाब साहब ने बड़ी तफसील से आपसे बात की है, इसके लिए इक़दाम होने चाहिए। और आपको ये पता है कि 3.5 से 4 करोड़ की आबादी का ये शहर है, जो कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब के नाम पे से भी जाना पहचाना जाता है शहर को। और इन तमाम फैक्ट्रियों को सेट करना आसान काम नहीं है, वो करना चाहिए। मगर साथ साथ मुर्तज़ा साहब ने ये भी सवाल किए, फिर आप ही मीडिया लोग और ये इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टी MQM और PTI जैसी, फिर उनके सपोर्टर बने कि पीपल्स पार्टी मईशत को तबाह कर रही है, लेकिन ये फैक्ट्री का जो रूल्स है इनके ऊपर अमल जरूर होना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो आपने अवाम की महंगाई और इस हवाले से बात की है, तो मेरे भाई, अगर आपको इमरान खान साहब की तकरीर याद होगा जो उसने किया है, यकीन करेंगे मैं भी इस्लामाबाद में था तो मैंने बड़े गौर से सारे काम मैंने आगे पीछे कर दिए कि ताकि कि मुझे एज ए अपोजिशन मुझे कोई काम तो नजर नहीं आया। वो इतने बड़े पैमाने पे पूरा करा पाकिस्तान भर में बड़े बड़े स्क्रीन लगा के वो जश्न मना रहे, कोई काम तो होगा जो जश्न मनाएंगे। तो यकीन करेंगे मैं बड़े गौर से वो पूरा तकरीब देखा। अल्लाह का हुआ है कि उस तकरीब को मैंने सिवाय वही धरना जो 126 दिन का उस नाच गाने से मैंने कोई बेहतर नहीं समझा। उसी तरह गाने गा रहे थे और तालियां बजा रहे थे, SOPs वगैरह तो एक तरफ रख लो सारे। और फिर मैं ये भी आपको बता चलूं, अली नवाज साहब मुझे ये भी बता दें कि जहां अभी मुस्लिम लीग नून के हमारे साथी ने गिनवाया है, जहां पीपल्स पार्टी के दौर में जो चीनी था, जो पेट्रोल था, वो आप सबके सामने, और आलमी मंडी में क्या था उस वक्त भी आपको अच्छी पता था। मगर नवाज शरीफ साहब के दौर में 50-55 रुपए चीनी जो छोड़ के गए, आज 120 रुपए मिल रहे हैं। ये किस मुंह से जश्न मना रहे हैं, किस तरह आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा मैं एक एक चीज आपको गिनवा दूं राशन की वजह से, और आपने खुद अपने जो सर्वे रिपोर्ट में ये बताया है, एक भी आदमी ऐसे इनके ये जो बिल्कुल कादिर मंजूर खेल साहब, आपकी इस बात से कोई डिसएग्री नहीं है। मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि यह मामला अवामी सतह पर जो मुखालफत है तहरीक इंसाफ की, वो नज़र आ रही है। हम सड़कों पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, हमें सुनने को मिलती है आवाम के साथ। लेकिन 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आप रोटी कपड़ा मकान का एक ही नारा लेके चल रहे हैं। क्या वो वफा हो गया है जो आप इनको मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं? सवाल तो ये आपसे तहरीक इंसाफ पूछती है, आपने क्या किया इसके अंदर? हाँ, सुन लेना, आप मुझे 2 मिनट देंगे तो जी प्लीज। पहली बात तो ये है कि रोटी कपड़ा और मकान जो नहीं, ये हदीस है, किसी आलिम से पूछ लेना, ये हदीस है रोटी कपड़ा और मकान। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जो रोटी कपड़ा और मकान की आज पाकिस्तान में अगर आप देख लें, सबसे ज्यादा नौकरियां पीपल्स पार्टी के दौर में मिली है, सबसे ज्यादा तनख्वाहें पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ेगी। ये आप सर्वे कर ले, मेरी बात को एक तरफ रखते हुए। और फिर उसके बाद आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के दौर में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आज से 44-45 साल पहले स्टील मिल की जो बुनियाद रखी गई है, और फिर यह स्टील मिल खसारा होते हुए, चाहे किसी का भी कसूर हो, बहुत सारे हुक्मरान आए, बहुत सारे गए, जिसमें हमारी हुकूमतें भी थी, लेकिन ये जो इनका अरस्तु असद उमर साहब आया है, उनके स्पीच आप भी आवाम को रिकॉर्ड सुना देते, जो उन्होंने फरमाया था कि मैं तहरीक इंसाफ से बगावत कर दूंगा और अगर स्टील मिल को मैंने चालू नहीं करा, आज उसको बेचने जा रहे। आपको एक और खबर दूं कि हमारे लॉ एंड जस्टिस पार्लिमानी कमेटी का इजलास था परसों इस्लामाबाद में, और उसमें उन्होंने एक वो इंतजाम किया हुआ था साबिक गवर्नर स्टेट बैंक के इशरत हुसैन साहब का, और कि वो ब्रीफिंग देंगे। तो वो ब्रीफिंग क्या देना था, उन्होंने पूरा पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर बनाने का प्लान लेके आया था, जो कि मैंने शदीद इख्तलाफ की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसको शील्ड भी दिया। मैं समझ रहा हूँ कि इनके प्रोग्राम सारी तबाही की है। 3 महीने में उन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था, 3 महीने में उन्होंने क्या करना था। अगर मैं 1 रुपए कर्ज लूं तो मैं खुदकशी करने को तरजीह दूंगा। इन्होंने 2.5 साल में 14,000 मैं वापस आता हूँ। आपने बहुत सारी बातें कर दी हैं, और ये सबसे ज्यादा नौकरियां देने की जो आपने बात की ना, खास तौर पर बेचारी स्टील मिल तो बैठ इसलिए गई कि उधर नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा दे दी गई, इतनी ज़्यादा दे दी गई कि बेचारी चलने के काबिल ही नहीं रही। बहरहाल अली नवाज अवान साहब, ये नई बात कह रहे हैं कि आप पूरे मुल्क को जो है प्राइवेट सेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं,
इशरत हुसैन साहब से आपने ब्रीफिंग दिलवाई है लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने पार्लियामेंटेरियंस को, क्या करने जा रहे हैं सर? ये हुकूमत से चीज़ें नहीं संभल रही हैं, अब प्राइवेट लोगों को देने जा रहे हैं, क्या ऐसा कोई प्लान है? अच्छा, पहले मैं इनका ही जवाब दे देता हूँ। इतनी ज़बरदस्त है, आपने बड़े सही सवाल किए इनसे। मुझे तो उनकी पूरी बात में सिर्फ वाकई नज़र आया, जवाब कोई नज़र नहीं आया। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी ना 2008 में, तो 60 रुपये का डॉलर था, जब ये गए ना 95 रुपये का डॉक्टर। जब ये आए थे तो 10 रुपये का आटा था, जब ये गए तो 40 रुपये का आटा था। जब ये आए थे 2.33 रुपये पर यूनिट था, जब ये गए कि 8.5 और 9 रुपये पर यूनिट था। इस वक्त कराची में कोई ऑफिशियल एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। देयर इज नो एम्बुलेंस। छिपा चलाता है या एदी चलाता है। पूरे सिंध की 35 साल इन्होंने हुकूमत की है। मुझे एक मेट्रो, एक इनका BRT, एक मेट्रो सर्विस कोई एक बता दे, कोई नहीं चला सके। कोई उसके बाद कोई पूरे सिंध के अंदर कोई मोटरवे इन्होंने बनाई है, कोई एक बता दे, नहीं बना सके। कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, कोई की है, नहीं बता सकते। वो कहानियां सुनाते रहे। अब हम आ जाते हैं, पाकिस्तान पीछे कैसे गया मसूद? पाकिस्तान पीछे इस तरह गया कि भुट्टो साहब ने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे और भुट्टो साहब ने बहुत बुरे काम भी किए होंगे। आज भुट्टो साहब के जो अच्छे काम हैं उनके ऊपर ये आज भी वोट लेते हैं, और जो भुट्टो साहब के बुरे काम है उसकी वजह से जो पाकिस्तान पीछे गया उससे ये मुंह छुपाते हैं। देखिए, पाकिस्तान की अगर पाकिस्तान जो एशियन टाइगर बनने जा रहा था, जो ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी लेके आए थे, जिसकी वजह से बड़ी करेक्टली सेड, जिसकी वजह से कब बनने जा रहा था एशियन टाइगर्स? ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? स्टेट एंटिटीज। एशियन टाइगर्स कब बनने जा रहा था? 70s में। अच्छा, हमने नून लीग के दौर में 70s नहीं 70s ना। आप देखें ना, आपकी पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में से PIA काम कर रही थी, पाकिस्तान की बेस्ट इंडस्ट्री उस पर काम कर रही थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिस तेजी से बढ़ रही थी, वो 70s का दौर था ना। फिर भुट्टो साहब आए, उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दी। पाकिस्तान के अंदर 203 स्टेट एंटिटीज हैं मसूद, और 203 की 203 स्टेट एंटिटीज लॉस के अंदर है। हम उसे रिवाइव कर रहे हैं। कभी भी गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि कोई वो बिजनेस करे। गवर्नमेंट का काम होता है वो पॉलिसी बनाती है, और गवर्नमेंट का काम होती है वो रेगुलेटर होती है। बट क्योंकि अब उन्होंने तबाह कर दिया हुआ था, अब उसको वो ओन करते हैं। उसके बाद नून लीग ने कहा, और बिल्कुल ठीक कहा, जावेद लतीफ मेरे बड़े भाई हैं और पॉलिसी से इनका तो काफी ताल्लुक है, नून लीग का कोई नहीं है। तो असल चीज हमने कहा था हम एजुकेशन में काम करेंगे, हमने किया। हमने सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आए। पाकिस्तान की तारीख में अगर 70s के बाद कोई करिकुलम प्रॉपर रिवाइज हुआ है, कोई रिवीजन हुई है, कोई ब्रॉडर गाइडलाइंस आई हैं, जिसको ऑक्सफोर्ड, जिसको कैम्ब्रिज को कहा गया है, जिसको पब्लिशर्स को कहा पार्लियामेंट से यूनानिमस हुआ है, यानी पहली दफा आपके बाद दूसरी हुकूमत आएगी तो इसे रिवर्स नहीं करेगी, ये तय है, एक नेशनल पॉलिसी है। बिल्कुल। देखिए, इसमें चीज अगर आप पीपल्स पार्टी आएगी तो इसे रिवर्स नहीं करेगी। अगर आप पढ़ लें तो आप ये सवाल ना करते। नहीं सर, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं। साहब आए तो उनकी वालदा का मजमून छाप दिया गया, परवेज अलाई साहब आए तो उनकी वालदा का मजमून छाप दिया गया, नवाज शरीफ साहब आए तो उनकी वालदा का नाम और उसके ऊपर एक टॉपिक लिख दिया। ये रिवीजन नहीं है, ये ब्रॉडर गाइडलाइंस हैं। और ब्रॉडर गाइडलाइंस क्या है कि आपने पहली के बच्चे के जो पहली का ये कैपेसिटी होनी चाहिए और उसको ये नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी जमात के बच्चे की ये कैपेसिटी होनी चाहिए और ये नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश को आपने सर मैं ये नहीं कह रहा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। एक मिनट अब इस पर दोनों बात पूरी होने दें। पता नहीं नया पाकिस्तान में पुराने को बेड़ा नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना अली भाई, बिल्कुल ठीक, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो रिफॉर्म्स आपने की हैं करिकुलम में, क्या इस पर तमाम पार्टीज का इत्तेफाक है? कल आपकी हुकूमत नहीं होगी, परसों आपकी हुकूमत अगर नहीं होगी, नून लीग की आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, XYZ किसी की आती है, और वो इत्तेफाक नहीं करते और उसको तब्दील कर देते हैं। आइन जिस तरह बना था सर, उस तरह की अगर कोई चीज़ होगी जिसको तब्दील ना किया जाए, तमाम का इत्तेफाक हो, तब तो ठीक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये बड़ा कारनामा है तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने करिकुलम जो है वो एक कर दिया है पूरे पाकिस्तान के लिए। सिर्फ सिंध में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बाकी एक निसाब उन्होंने दे दिया है। आप इससे एग्री करेंगे और आपकी हुकूमत आएगी तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे? एक ब्रेक लेने दें मुझे मुख्तसर सी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक जी। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो करिकुलम एक करने की बात की है तहरीक इंसाफ ने कर दिया है, तो इसको आप सपोर्ट करते हैं? आपकी हुकूमत आएगी दोबारा तो आप इसे रिवर्स तो नहीं करेंगे? देखें मसूद, कोई कानून हो, कोई नसाब में तब्दीली हो, अगर कंसेंसस से अगर मुतफ़िका कोई आइन बनता है तो इसीलिए 73 के आइन को मुक़द्दस जाना जाता है। आज भी हर पॉलिटिकल फोर्स जो है उसको
मुक़द्दस जानती भी है और उसी की बात करती है। कानून अक्सरियत के बलबूते पे बना लेना, उसको कभी भी वो अहमियत नहीं मिलती जिस तरह निसाब के हवाले से इन्होंने किया। उसमें बेशुमार जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अगर और जमहूरियत कहते हैं आप किसको हैं, अगर आप बहुत से लोगों का ज़हन जो है उसमें अप्लाई करते हैं और मुख्तलिफ ज़हन अपनी बात करते हैं, आपको राय देते हैं, उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचते हो तो उस पर पूरी कौम की नुमाइंदगी हो जाती है। मगर बदकिस्मती है इन्होंने कभी ऐसा कोई काम ना किया है, न तसव्वुर इनसे हमें है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। अली नवाज़ अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कादिर मंदुखेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुर्तज़ा वहाब साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा थे, उनका भी शुक्रिया। अवामी नौइयत के जो मामलात हैं, मुल्क के वसीतर मफाद में जो फ़ैसले करने हैं, कानून साजी करनी है, इस पर कम अज़ कम हुकूमत को ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए कि वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले सके। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और ये जो तालीमी इस्लाहात का मामला है, सिलेबस का मामला है, इसमें भी हमें ऐसे ही नज़र आता है। बहरहाल PDM का जलसा होने जा रहा है, देखते हैं कल क्या लबो लहजा होता है PDM का और क्या लाहे अमल वो देती है आगे का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।